दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हर्डमानिया के पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या फिर कह सकते हैं एक तरह से हर्डमानिया के रिप्रोडक्शन के बारे में। और ये जो टॉपिक है ये आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर सेकंड का यूनिट सेकंड है। इस टॉपिक से पहले मैंने हर्डमानिया से रिलेटेड इसके क्लासिफिकेशन, हैबिट एंड हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए हुए हैं। और इन सभी वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप हर्डमानिया से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें हर्डमानिया में रिप्रोडक्शन की, तो जो हर्डमानिया है ये हर्माफ्रोडाइट यानी कि बाइसेक्सुअल होता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही एक ही बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं गोनैड्स की संख्या की, तो इनमें 1 पेयर ऑफ गोनैड्स होते हैं। यानी गोनैड्स तो होते बहुत हैं लेकिन ये गुच्छों में और पेयर में पाए जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं। तो जिस रीजन में टेस्टिस पाया जाता है उसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर रीजन, और जिस भाग में ओवरी पाया जाता है उसको हम बोलते हैं ओवेरियन रीजन। तो जो गोनैड्स जिस डक्ट में खुलते हैं उसको हम बोलते हैं गोनोडक्ट। तो गोनोडक्ट पाया जाता है। स्पर्म जो होते हैं पॉलीमॉर्फिक होते हैं। तो पॉलीमॉर्फ कहने का मतलब है कि इनमें जो स्पर्म होता है वो अलग अलग आकार का होता है। वही बात करें इनके डेवलपमेंट की, तो इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। तो इनमें फ्री स्विमिंग लार्वा बनते हैं जिन्हें हम बोलते हैं टैडपोल लार्वा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टैडपोल लार्वा दिखाया गया है जिसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट गोनैड दिखाया गया है जिसमें कि आप देख सकते हैं ऊपर की ओर ओविडक्ट अपर्चर है जिसके थ्रू ओवा रिलीज होती है। इसी के नीचे आप अंदर की ओर देखेंगे तो आपको स्पर्मिडियल अपर्चर दिखाई देगा, और ये जो स्पर्मिडियल अपर्चर है ये जाकर टेस्टिस लोब में जाकर मिलता है। और वहीं आप देखेंगे जो ओविडक्ट अपर्चर था वो जाकर ओवेरियन लोब में खुलता है। तो यहाँ पर आप दोनों ही गोनैड्स को एक ही जगह देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फिर फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके सिलेबस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो, उसके पीडीएफ नोट्स, अगर वीडियो में कोई टॉपिक है जिससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आपके डाउट क्लियर होंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपका मॉक टेस्ट होगा और एमसीक्यू भी आपको मिलेंगे। और ये सभी चीज़ें आपको सिर्फ मिलने वाले हैं ₹99 में। तो ओरिजिनल प्राइस है 499 यानी कि लगभग 500 रुपये, लेकिन ऑफ़र में इस समय आपको केवल मिल रहे हैं 99 रुपीज़ में। सोचिए कि आपको इतने कम प्राइस में इतनी चीज़ें मिलने वाली हैं। इतने रुपए में तो आप अगर मार्केट में जाते हो तो चाट गोलगप्पे खा लेते हो। तो 99 रुपीज़ में आप अपने सिलेबस से रिलेटेड सभी टॉपिक के वीडियो मिल सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द हमारा ₹99 का सब्सक्रिप्शन ले लें। आपको करना क्या है कि ऊपर दिए गए जो नंबर है 9580044333 उस पर आपको कांटेक्ट करना है। आप मैसेज करेंगे, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस नंबर पे दे दी जाएगी कि कैसे आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। तो जल्द से जल्द आप सब्सक्रिप्शन ले लें ताकि आपकी जो सिलेबस है वो टाइम से कंप्लीट हो पाए। अब यदि हम बात करें हर्डमानिया में फर्टिलाइजेशन की, तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, यानी कि स्पर्म और ओवा जो होते हैं ये पानी में रिलीज़ हो जाते हैं और वहीं पर जाकर फ्यूज़ करते हैं। एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम रिजल्ट इन मूवमेंट ऑफ ओवम साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले होता क्या है कि इनमें बनता है ओवा। अब ओवा बनता है, अब इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है तो जो स्पर्म है वो ओवम में जाकर फ्यूज़ करता है, और जब ये फ्यूज़ करता है तो जो ओवम का साइटोप्लाज्म है उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। और इस तरह से जो फर्टिलाइज्ड एग या फिर जाइगोट होता है वो होता है मोज़ेक। मोज़ेक का मतलब क्या होता है? इट्स सो प्रिजम्पटिव एरिया विथ प्रिडिक्टेबल फ्यूचर। कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा एरिया होता है जिसका फ्यूचर होता है, जो कि ये बताता है कि आने वाले फ्यूचर में जैसे ये पार्ट है ये आई बनाएगा, ये पार्ट है ये डाइजेस्टिव पार्ट बनाएगा। तो मतलब इससे जाइगोट का फ्यूचर डिसाइड हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक या फिर प्री लार्वल डेवलपमेंट की। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज या फिर हम कह सकते हैं सेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है, और ये जो प्रक्रिया है ये फर्टिलाइजेशन के आधे या फिर 1 घंटे बाद स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं कि इसमें किस तरह का क्लीवेज पाया जाता है। तो इसमें होलोब्लास्टिक
या फिर हम कह सकते हैं कंप्लीट क्लीवेज पाया जाता है, यानी कि इसका सभी जो सेल होता है वो डिवाइड करता है। तो इनमें जो फर्स्ट क्लीवेज होता है वो वर्टिकल मेरिडोनल होता है एंड डिवाइड द ग्रे क्रिसेंट इनटू इक्वल पार्ट। तो इनके में इस तरह से ग्रे क्रिसेंट पाया जाता है। और वहीं जो सेकंड क्लीवेज होता है वो वर्टिकल होता है, लेकिन फर्स्ट क्लीवेज के राइट एंगल होता है। वहीं थर्ड जो क्लीवेज होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है और फोर्थ क्लीवेज के फलस्वरूप 16 सेल की ब्लास्टोमेयर बन जाती है। तो ये जो क्लीवेज है ये चलता रहता है, लेकिन आगे चलकर ये इरेगुलर होता है और फाइनली क्या होता है कि एक सॉलिड बॉल लाइक सेल बनता है जिसे मारूला कहते हैं। तो ये मारूला आगे चलकर एक हॉलो स्ट्रक्चर बनाती है जो कि सिंगल लेयर होती है और इसके अंदर कैविटी होती है जिसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। और ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये लगभग 64 सेल स्टेज होता है। तो ये सब डेवलपमेंट अगर आपने ह्यूमन का डेवलपमेंट पढ़ा है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो कुछ उसी से मिलता जुलता है। तो मारूला के बाद ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद गैस्टुला। तो गैस्टुला जो होता है इन्वेजिनेशन होता है, आर्केट्रॉन बनता है और एक तरह से ओपनिंग बनती है जो कि कहलाती है ब्लास्टोपोर। तो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ना है, न कि प्री एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ना है। बस यहाँ पर मैंने आपको कुछ नॉलेज देने के लिए इन चीज़ों को बताया हुआ है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं लार्वल डेवलपमेंट। तो जो एम्ब्रियो में ब्लास्टोपोर था वो धीरे धीरे क्लोज हो जाता है और ये डेवलप हो जाता है रुडिमेंट टेल में। तो रुडिमेंट टेल कहने का मतलब कि इसका जो टेल होगा वो धीरे धीरे बाद में गायब हो जाएगा। बाद में जो फुली फॉर्म लार्वा होता है वह हैच करता है और बाहर की ओर आ जाता है और फ्री स्विमिंग करता है, यानी कि पानी में आकर ये बाहर की ओर तैरने लगता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके टैडपोल लार्वा की, इसका टैडपोल लार्वा कैसा होता है। तो अगर हम बात करें यूरोकार्डेट की, तो यूरोकार्डेट के जो लार्वा हैं उन्हें हम एसिडियन लार्वा भी कहते हैं। और ये जो लार्वा होते हैं ये टैडपोल की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इसे टैडपोल लार्वा भी बोला जाता है। तो टैडपोल लार्वा का जो फॉर्मेशन है ये एग के फर्टिलाइजेशन के लगभग 10 से 12 घंटे में बन जाता है। तो ये जो टैडपोल होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि इसके अंदर की चीज़ें आपको दिखाई देंगी। बहुत छोटा होता है, लगभग इसकी जो साइज़ होती है 1.2 mm लॉन्ग और इसकी जो चौड़ाई होती है वो लगभग 0.2 mm से लेकर 0.3 mm तक होती है। और ये हाईली मोटाइल होता है, यानी कि बहुत तेज़ी से मूव करता है। तो टैडपोल की जो पूरी बॉडी होती है ये ट्यूनिक या फिर कह सकते हैं कि टेस्ट से घिरा होता है और ये जो ट्यूनिक है ये इक्टोडर्म द्वारा सिक्रीट होता है। इनकी जो पूरी बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला जो होता है वो शॉर्ट ओवल इंटीरियर ट्रंक होता है, दूसरा हेड और तीसरा होता है लॉन्ग पोस्टीरियर टेल। तो ये सबसे पहला भाग है हेड, फिर उसके बाद है ट्रंक और उसके बाद है टेल। तो अगर आप इनके स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे ऊपर की ओर आपको माउथ दिखेगा, ये एक ओपनिंग है, ठीक। फिर इसके बाद इनमें आपको 3 एडेसिव पैपिला दिखाई देंगे जो कि इन्हें चिपकने में मदद करते हैं। तो जो माउथ है नीचे की ओर फेरिंग्स में खुलता है, उसके बाद है ईसोफेगस, फिर सेंसरी वेसल्स है, ओटोसाइट है, जो आउटर कवरिंग है उसे मेंटल कहा जाता है, हार्ट पाया जाता है। इसके अलावा मीजेनकाइम सेल, स्टमक, इंटेस्टाइन और पीछे की ओर आप देखेंगे तो नोटोकार्ड पाया जाता है। इसके अलावा नर्व कार्ड, टेल गैंग्लियन, नर्व्स, ये सभी स्ट्रक्चर आपको टैडपोल में दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेड या फिर ट्रंक की। तो इनका जो ट्रंक होता है वो लगभग 0.3 mm लॉन्ग होता है और सिलेंड्रिकल होता है। और इसके इंटीरियर एंड पर जैसा कि मैंने बताया था 3 एडेसिव पेप्लिया पाई जाती है, यानी कि इसमें डंठल नुमा होता है और इसी पर पेप्लिया होती है। तो इन 3 में से 2 जो होते हैं वो डार्सोलेटरल होते हैं और एक जो होता है वो वेंट्रोमेडियन होता है। अब ये एडेसिव पेप्लिया करते क्या है कि होता क्या है, इसमें जो सेक्रेटरी एक्टोडर्मल सेल होते हैं जो कि मेटामॉर्फोसिस के दौरान क्या करते हैं कि ये जो टैडपोल लार्वा है उसको किसी सबस्ट्रेटम से चिपकाने का कार्य करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हर्डमानिया का एडल्ट होता है वो सेडेंट्री होता है, तो कहीं ना कहीं तो वो चिपका होता है। तो चिपकता कैसे है, लार्वा जाकर चिपकता है और चिपकता किससे है, इन्हीं एडेसिव पेप्लिया से। तो लार्वा का जो डॉर्सल पार्ट है, जो ट्रंक का ओवल पार्ट है, वहीं पर आपको हॉलो सेंसरी वेसिकल पाया जाता है, यानी कि ब्रेन पाया जाता है। तो इनकी जो वॉल होती है वो सिंगल लेयर होती है जिसके अंदर आपको सेंसरी ऑर्गेन्स, 2 ओसेलाई और फोटो रिसेप्टर, इसके अलावा एक सिंगल ओटोसाइट पाया जाता है जो कि इनके शरीर का जो इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन करता है।
इसके अलावा जो इनके इंटेस्टाइन है, जो डाइजेस्टिव पार्ट है वो सिलेंड्रिकल होते हैं, स्मॉल रेक्टम होता है, और जो एनस होता है वो एट्रियम के लेफ़्ट साइड ओपन होता है, और फेरिंग्स के पोस्टीरियर एंड पर हार्ट पाया जाता है जो कि पेरिकार्डियम के नीचे या फिर पेरिकार्डियम के अंदर ढका होता है। अब बात करते हैं इसके टेल की। तो टेल क्या है, एक लोकोमोटरी आर्गन है जो कि पावरफुल और ट्रांसपेरेंट होता है, और इसकी लंबाई लगभग 0.9 mm लॉन्ग होती है। तो लेटरल साइड पर आपको ये फैला हुआ, और जो टर्मिनल साइड है वहाँ पर आपको नुकीला दिखाई देगा, मतलब आगे जाते जैसे जैसे हम सिरे पे जाते हैं तो वहाँ पर वो पतला या नुकीला होता जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लार्वा के हैबिट और हैबिटेट की, यानी कि कहाँ पाया जाता है और इसके लक्षण क्या है। तो हैचिंग के बाद अगर देखा जाए तो लार्वा जो होता है वो फोटो पॉजिटिव और जियो निगेटिव होता है, यानी कि ये लाइट की ओर भागता है और ग्रेविटी से दूर होता है ना। मतलब कहने का मतलब पानी में है तो पानी में नीचे की ओर नहीं जाएगा, और ये ऊपर की ओर जाएगा जहाँ पर इसको लाइट मिले। इट कैन नॉट बी फीड बिकॉज इट्स माउथ इज़ स्टिल क्लोज बाई टेस्ट। तो इनका जो माउथ है वो टेस्ट से क्लोज होता है, इस वजह से ये फीड नहीं कर पाते। बाद में ये धीरे धीरे बॉटम की तरफ यानी कि नीचे की ओर आते हैं, और जो इनके एडेसिव पेप्लिया है उसके थ्रू ये जाकर चिपक जाते हैं। उसके बाद इनमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है, यानी कि अब ये जो लार्वा है वो एडल्टहुड की ओर बढ़ता है। तो आइए समझते हैं कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है क्या, और ये इनका एक यूनिक कैरेक्टर है। तो जितने भी एसिडियन लार्वा है उनमें आपको रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। तो रेट्रोग्रेसिव मॉर्फोसिस होता क्या है, कि ये जो लार्वा होते हैं ये एक्टिव होते हैं, ये फ्री स्विमिंग होते हैं, इनमें एडवांस कैरेक्टर पाए जाते हैं, नोटोकॉर्ड पाया जाता है, डॉर्सल न्यूरल ट्यूब पाई जाती है, स्पेशल सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। बट जब ये सिंपल एडल्ट में बदल जाते हैं, यानी कि एक्टिव लार्वा से ये जब सिंपल एडल्ट में बदल जाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो कहने का मतलब ये है कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में एडवांस से प्रिमिटिव कैरेक्टर की हो जाते हैं। अब ये जो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है इसमें दो तरह के चेंजेस होते हैं। पहला है रेट्रोग्रेसिव चेंजेस और दूसरा है प्रोग्रेसिव चेंजेस। तो रेट्रोग्रेसिव चेंजेस में क्या होगा कि जो लार्वा में कैरेक्टर थे वो डीजनरेट हो जाएंगे, सिंपल वे में कहें तो ये जो कैरेक्टर है वो गायब हो जाएंगे। और प्रोग्रेसिव में क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर वेल डेवलप नहीं है एडल्ट में वो क्या होंगे, वे वेल डेवलप हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि रेट्रोग्रेसिव चेंजेस में क्या होता है। तो रेट्रोग्रेसिव चेंजेस में क्या होता है कि कुछ डिसअपेरेंस होता है, कुछ चीज़ें गायब हो जाती हैं। जैसे कि जो लॉन्ग टेल लार्वा था वो कॉर्डल फिन जो था वो शॉर्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे देखा जाए तो वो ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा जो कॉर्डल मसल्स है, नर्व कार्ड है, नोटोकॉर्ड है, ये सभी भी डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये डिसअपियर कैसे होते हैं, ये कंज्यूम हो जाते हैं फैगोसाइटोसिस के थ्रू। इसके अलावा जो एडेसिव पेप्लिया है वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है, और लार्वा में जो पाए जाने वाले सेंस ऑर्गन है जैसे कि ओटोसाइट है, ओसिली है, फिर जो सेंसरी वेसल्स है, ये सभी ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ये भी डिसअपियर हो जाते हैं। अब बात करते हैं प्रोग्रेसिव चेंजेस की। तो कुछ स्ट्रक्चर जो होते हैं लार्वा के वो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं, जो कि एडल्ट में जाकर एलिबरेट हो जाते हैं और स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फेरेंक्स की, तो फेरेंक्स जो होता है वो बड़ा हो जाता है, और जो ब्लड वेसल्स होते हैं वे वेल डेवलप हो जाते हैं। स्टिग्मेटा मल्टीप्लाई करता है, मतलब बहुत तेज़ी से अपनी संख्या को बढ़ाता है। ब्रांचियल सैक बन जाते हैं, स्टमक इनलार्ज हो जाता है, इंटेस्टाइन इनलार्ज हो जाता है, लीवर का डेवलपमेंट होने लगता है, और जो एट्रियल कैविटी होती है और भी फैल जाती है। और वहीं अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो जो हार्ट है और जो पेरिकार्डियम है वे वेल डेवलप हो जाते हैं। गोनैड्स और गोनोडक्ट अपीयर हो जाते हैं, यानी कि अब गोनैड्स का फॉर्मेशन होने लगता है, गोनोडक्ट्स का फॉर्मेशन होने लगता है, और ये सभी बनते किससे हैं, लार्वा के मेसोडर्मल सेल से। अब जो ट्यूनिक है या फिर जो टेस्ट है ये पूरी तरह से जो एडल्ट है उसको कवर्ड कर लेता है और एक थिक लेयर बना लेता है, और ख़ासकर जो इसका फुट वाला रीजन है वहाँ पर ये बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि ये सबस्ट्रेटम से एडल्ट को जोड़े रखता है। तो ये तो हो गया प्रोग्रेसिव चेंजेस। तो इसी के साथ हमारा हर्डमानिया से जुड़ा हुआ पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट खत्म होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।